नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद चैनल स्टोरी ई दिल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दास्तान लेकर आई हूं जो वक्त की लकीरों को मिटाकर लिखी गई है। एक ऐसी कहानी जहां मौत मुकम्मल थी मगर इश्क ने हार नहीं मानी। पेश है मेरी नई सीरीज द रीबॉर्न वाइफ, पुराना इश्क नया जुनून। वही पुराने वादे हैं, लेकिन इस बार जुनून की आग नए अंदाज में भड़केगी। क्या ये दोबारा जन्म लीन वाली पत्नी अपना खोया हुआ इश्क पालेगी, या फिर शुरू होगा बदले का एक नया खेल? अगर आपको ये रोमांटिक ड्रामा पसंद आए तो स्टोरी ई दिल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। क्या अब भी जाना चाहती हो? अवनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसके सामने वो आंखें थीं जिन्हें देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने कांपते हाथों से बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर का रोम रोम दर्द से कराह रहा था। क्या यह नरक है? अवनी के मन में सवाल उठा। वो तो मर चुकी थी, फिर दोबारा उसी राक्षस के पास कैसे पहुंच गई? सामने खड़े शख्स के शरीर की तपिश और उसका खौफनाक चेहरा देखकर अवनी ने सहज रूप से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। मुझे हाथ मत लगाओ। उसकी ये बात सुनते ही कमरे का माहौल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उस शख्स के चेहरे पर खून सवार था। उसने बेरहमी से अवनी की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसे निगल जाना चाहता हो। दर्द के मारे अवनी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही थी। उसने बेहोशी की हालत में बुदबुदाया, क्यों? आखिर मैं ही क्यों? आर्यन, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि सिर्फ तुम ही मेरी हो। आर्यन की वो भारी और गूंजती हुई आवाज अवनी के कानों में किसी जंजीर की तरह चुभी। पिछली जिंदगी में भी उसने यही जवाब दिया था। अवनी यादों और दर्द के बोझ तले दबकर फिर से बेहोश हो गई। जब दोबारा उसकी नींद खुली तो रात का सन्नाटा सुबह की सुनहरी धूप में बदल चुका था। हवा में फूलों की महक थी जिसने पल भर के लिए उसे सुकून दिया, लेकिन अगले ही पल अवनी का शरीर पत्थर सा सख्त हो गया। बिस्तर पर उसके बगल में सो रहा वो आदमी जाग चुका था। उसने अवनी की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। आर्यन ने उसे किसी तकिए की तरह अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। क्या अब भी भागने का इरादा है? आर्यन की फुसफुसाहट ने अवनी के रोंगटे खड़े कर दिए। अपनी जान बचाने की छटपटाहट में अवनी ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। आर्यन ने उसे एक पल के लिए गौर से देखा और फिर उसकी गर्दन और चेहरे पर अपने निशान छोड़ने लगा। अवनी किसी डरे हुए हिरण की तरह जमी रही, हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर बाद आर्यन बिस्तर से उठा। सूरज की रोशनी में उसकी कद काठी किसी यूनानी देवता जैसी लग रही थी, लेकिन अवनी के लिए वो सिर्फ एक खौफनाक साया था। आर्यन ने सलीके से अपनी शर्ट के बटन ऊपर तक बंद किए। कुछ देर पहले जो इंसान किसी जंगली दरिंदे की तरह बर्ताव कर रहा था, अब वो पूरी तरह शांत और पत्थर दिल दिख रहा था। जैसे ही कमरा बंद होने की आवाज आई, अवनी ने चैन की सांस ली। उसने कमरे के सजीले सामान को देखा और फिर सामने लगे आईने में खुद को। आईने में जो लड़की थी उसके होंठ सूजे हुए थे, चेहरा आंसुओं और पसीने से बिगड़ा हुआ था। उसने खुद को जानबूझकर इतना डरावना बना लिया था ताकि आर्यन उससे नफरत करे। शरीर पर चोट के निशान और एक अजीब सा टैटू। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो मात्र 20 साल की है। अचानक उसे एहसास हुआ, मैं वापस आ गई हूं। मैं 7 साल पीछे लौट आई हूं। अवनी के मन में डर और उम्मीद की एक लहर उठी। उसे याद था कि यही वो रात थी जहां से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। इसी आदमी की वजह से उसने अपना प्रेमी, अपना परिवार, अपनी इज्जत और अपनी आजादी सब कुछ खो दिया था। नहीं, अगर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं सब कुछ बदल दूंगी। इस बार मैं आर्यन की कैद में घुटकर नहीं मरूंगी। तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था। अवनी ने ठंडी सांस भरी। वो सब कुछ बदलना तो चाहती थी, लेकिन कैसे? आर्यन के सामने उसकी हैसियत एक चींटी के समान थी जिसे वो जब चाहे मसल सकता था। वो जो चाहता उसे हासिल कर ही लेता था। अवनी ने लंबी सांस ली और अपने मन से आर्यन का खौफ निकालने की कोशिश की। कोई तो रास्ता होगा। कम से कम अब मैं वो नासमझ और जल्दबाज 19-20 साल की लड़की तो नहीं हूं, उसने खुद से कहा। हे भगवान! अवनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। अवनी का शरीर सख्त हो गया। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। सामने वही चेहरा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी, एक मासूम दिखने वाला चेहरा जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। ये उसकी पिछली जिंदगी की सबसे अच्छी सहेली शालिनी थी। अवनी, आर्यन जी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शालिनी दौड़कर आई और अवनी का हाथ पकड़ लिया। उसने बिखरे हुए बिस्तर और अवनी के शरीर पर नीले पड़े निशानों को बड़े आश्चर्य से देखा। अवनी ने अपनी नजरें झुका लीं। उसने महसूस किया कि शालिनी ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसे दर्द हो रहा था।
इस बार अवनी ने शालिनी की आंखों में छिपी जलन को साफ देख लिया, जिसे वो पिछली जिंदगी में पहचान नहीं पाई थी। अवनी, तुम ठीक तो हो? कुछ बोलो, मुझे डराओ मत। शालिनी बड़ी फिक्र जता रही थी। उसे अवनी की खामोशी अजीब लग रही थी। अवनी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूं। पिछली जिंदगी में आर्यन और अवनी के बीच जो नफरत की आग भड़की थी, उसका एक बड़ा हिस्सा शालिनी की वजह से था। अवनी अपनी हर बात सिर्फ शालिनी को बताती थी, पर उसे क्या पता था कि शालिनी खुद आर्यन से प्यार करती थी और मिसेस खन्ना, आर्यन की पत्नी बनने का सपना देख रही थी। ऊपर से वो अवनी की मदद का नाटक करती, पर पीठ पीछे आर्यन के कान भरती थी। अवनी ने आईने में अपनी शक्ल देखी और मन ही मन मुस्कुराई। असल में ये डरावना और भद्दा मेकअप करने का आइडिया भी शालिनी का ही था। शालिनी ने कहा था कि अगर तुम गंदी दिखोगी तो आर्यन तुम्हें छोड़ देगा। अवनी ने मान लिया था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि आर्यन को उसके लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस बदसूरत रूप में भी उसे झेलने को तैयार था। तुम ऐसे कैसे ठीक हो सकती हो? अवनी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, शालिनी ने बड़े प्यार से कहा। अवनी के दिल में एक कड़वाहट दौड़ गई। हाँ, जरूर मदद करोगी। पिछली बार भी शालिनी ने अवनी को घर से भागने और उसके पुराने प्रेमी साहिल जो यूएसए से मिलने के लिए उकसाया था, और अंत में शालिनी ने ही आर्यन को बता दिया था कि अवनी साहिल के साथ भाग रही है। उस दिन के बाद से आर्यन का गुस्सा और पागलपन 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अवनी को कैद कर लिया था। अवनी ने मन ही मन तय किया, आर्यन से सीधा टकराना मतलब मौत को दावत देना है। पिछली बार मैं कितनी बेवकूफ थी जो शालिनी की बातों में आकर अपनी ही जिंदगी बर्बाद करती रही। अभी मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, मेरे भाई को सही रास्ते पर लाना है। मुझे अभी आर्यन को शांत रखना होगा, उसे भड़काना नहीं है। अवनी, तुम बस मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही कुछ इंतजाम करके आती हूं। शालिनी ने अपनी बात पूरी की और वहां से चली गई। जैसे ही शालिनी कमरे से बाहर निकली, अवनी के चेहरे से लाचारी के भाव गायब हो गए। उसकी आंखें ठंडी और पत्थर जैसी हो गईं। शालिनी ने मुझे बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछली बार उसने मुझ पर बदचलनी का इल्जाम लगवाया था। तो देखते हैं इस बार बाजी कौन मारता है। अध्याय 3, पूर्व मंगेतर। समय का पहिया घूमा और देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में अवनी ने खुद को कमरे में कैद रखा। वो या तो सोती रहती या फिर अपनी पिछली जिंदगी की उन खौफनाक यादों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती। आर्यन का बर्ताव पहले जैसा ही था, अजीब और डरावना। इन 3 दिनों में वो एक बार भी उसके सामने नहीं आया। घर के नौकर किसी रोबोट की तरह अपने काम में लगे रहते। उनकी खामोशी ऐसी थी जैसे वे किसी गहरे राज को दबाए बैठे हों। वे अवनी से नजरें मिलाने तक से कतराते थे। इतना विशाल और ऐश्वर्य से भरा बंगला होने के बाद भी अवनी को वहां दम घुटता महसूस होता था। अवनी ने अपने कपड़े ठीक किए और घड़ी पर नजर डाली। वो टहलने के बहाने बगीचे की ओर निकल पड़ी। बाहर खिली चांदनी और ठंडी हवा ने उसके मन की बेचैनी को थोड़ी राहत दी। हकीकत तो ये थी कि इस बंगले का बगीचा किसी जन्नत से कम नहीं था। इसे खुद आर्यन ने शहर के सबसे महंगे इलाके में दुनिया के नामी आर्किटेक्ट्स की मदद से 5 साल में तैयार करवाया था। अफसोस, पिछली जिंदगी में अवनी ने इस खूबसूरती को कभी महसूस ही नहीं किया। उसे अपनी इस सुनहरी जेल से इतनी नफरत थी कि उसने यहाँ की हर चीज को बर्बाद करने की कसम खा रखी थी। जले हुए घास के पैच और उखड़ी हुई फूलों की क्यारियां उसकी उसी नफरत की गवाह थीं। अवनी! अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। अवनी ने एक सूखे हुए गुलाब से हाथ हटाया और आवाज की दिशा में देखा। धुंधली रोशनी के बीच एक शख्स खड़ा था जो महंगे डिजाइनर सूट में काफी शालीन और आकर्षक लग रहा था। अवनी को स्वीकार करना पड़ा कि साहिल का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। आर्यन जैसे पत्थर दिल इंसान के मुकाबले वो बहुत ही सौम्य और सुलझा हुआ दिखता था। साहिल कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उसने अवनी के हुलिये को देखा और उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। अवनी समझ गई कि वो क्या सोच रहा है। उसने अभी भी वही भड़कीले कपड़े पहने थे और चेहरे पर डरावना मेकअप था। चूंकि उसके पास फिलहाल कोई सादे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने अपनी वही पुरानी छवि बनाए रखना ठीक समझा। वो नहीं चाहती थी कि अचानक आए बदलाव से किसी को भी उस पर शक हो। साहिल ने उसे बड़ी ही ठंडी और तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अवनी, तुम खुद को इतना नीचे कैसे गिरा सकती हो? ये क्या जोकर जैसा हुलिया बना रखा है तुमने? खुद को नीचे गिराना? अवनी के दिल में ये शब्द किसी जहर की तरह उतर गए। पिछली जिंदगी में उसने अपना सर्वस्व इस इंसान पर न्योछावर कर दिया था। उसने खुद को इतना बदसूरत सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आर्यन उसे नापसंद करे और वो साहिल के प्रति अपनी वफादारी साबित कर सके। और आज वही साहिल उसे गिरा हुआ कह रहा था।
वो जानती थी कि शालिनी ने साहिल के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, पर अगर साहिल के दिल में उसके लिए जरा भी सम्मान होता तो वो उन झूठी बातों पर कभी यकीन नहीं करता। शालिनी उसकी सहेली होने का फायदा उठाकर इस बंगले में बेधड़क आती थी और चोरी छिपे साहिल को भी अंदर ले आती थी। अवनी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसे अपनी पीठ पर एक बर्फीली चुभन महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह बिना मुड़े समझ गई, आर्यन। वो आ चुका था। आर्यन की मौजूदगी का एहसास उसे किसी छठी इंद्रिय की तरह हो जाता था। पिछली जिंदगी में वो इस बात से अनजान थी कि शालिनी ने उसे धोखा दिया है। आर्यन अंधेरे में खड़ा होकर उसे धोखा देते हुए देख रहा था और वहीं से उसकी जिंदगी की तबाही का दूसरा दौर शुरू हुआ था। अवनी ने खुद को संभाला और आर्यन की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए साहिल की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई। उसने बड़े ही व्यंग्य भरे लहजे में पूछा, मैं हैरान हूं कि तुम मुझसे ये सवाल किस हैसियत से पूछ रहे हो साहिल? मेरे पूर्व मंगेतर बनकर या फिर मेरे होने वाले जीजा बनकर? अवनी के इस तीखे प्रहार से साहिल का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। वो हकबकाते हुए बोला, अवनी, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, पर उस वक्त मैं मजबूर था। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं। अभी भी वक्त है, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इस शहर और आर्यन की कैद से बहुत दूर ले जाऊंगा। 4. मौत भी हसीन होगी। अपनी पिछली जिंदगी में अवनी को हमेशा यही लगता था कि उसने साहिल के साथ बहुत गलत किया है और वो उसकी गुनहगार है। जब साहिल ने उसे कड़े शब्द कहे थे तब भी वो खामोश रही। उसे लगा था कि साहिल उसे माफ कर देगा और उसे अपने घर ले जाएगा। वो कितनी नासमझ थी। उसे लगता था कि वो अब भी साहिल के दिल में है, जबकि हकीकत में साहिल सिर्फ अपनी मर्दानगी और अहंकार को संतुष्ट कर रहा था। आखिरकार वो कभी साहिल की मंगेतर थी और अब वो आर्यन की कैद में थी। अगर यह बात बाहर निकलती तो साहिल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। वो सिर्फ अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए उसे ले जाने का नाटक कर रहा था। जैसे ही साहिल ने अवनी से साथ चलने की मिन्नत की, अचानक आसपास की हवा बर्फीली हो गई। अवनी से कुछ ही कदम दूर अंधेरे के साए में कोई खड़ा था। वहां खड़े उस शख्स का चेहरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला पड़ चुका था। उसकी आंखों में ऐसा लावा उबल रहा था जो किसी भी इंसान को पल भर में राख कर सकता था। आर्यन का सहायक विक्रम डर के मारे थर-थर कांप रहा था और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। कैसी किस्मत है मेरी, मुझे मालिक की मंगेतर को किसी और के साथ भागते हुए देखने का गवाह बनना पड़ रहा है, विक्रम ने मन ही मन सोचा। जब से ये लड़की अवनी इस घर में आई थी, नौकरों का जीना हराम हो गया था। जब भी आर्यन को गुस्सा आता, पूरा बंगला कांप उठता था और अवनी का तो काम ही आर्यन को उकसाना था। इस बार आर्यन का गुस्सा पूरे शहर को जलाकर राख कर देने के लिए काफी था। विक्रम ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि अब तबाही आने वाली है। उधर अवनी को अपनी जगह से न हिलते देख साहिल बेचैन हो गया। उसने अवनी का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अवनी तुरंत एक कदम पीछे हट गई और उसका हाथ झटक दिया। अवनी? साहिल ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ी। अवनी ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में जवाब दिया, साहिल, क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं? साहिल ने उसे दया भरी नजरों से देखा। अवनी, आर्यन सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम मुझसे बदला लेने के लिए खुद को इतना जलील क्यों कर रही हो? साहिल जिस अवनी को जानता था वो उसके प्यार में पागल थी और उसका हर हुक्म मानती थी। उसे लगा कि अवनी सिर्फ नखरे दिखा रही है ताकि उसका ध्यान अपनी ओर खींच सके। खुद को जलील कर रही हूं? अवनी ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा सुना हो। उसने अपनी आवाज में नफरत घोलते हुए कहा, साहिल, आर्यन तुमसे ज्यादा अमीर है, तुमसे ज्यादा ताकतवर है, उसका रुतबा तुमसे कहीं ऊंचा है और हाँ, वो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम भी है। उसके साथ एक रात बिताना तुम्हारी पूरी जिंदगी के साथ से कहीं बेहतर है। आखिर तुम्हें इतना आत्मविश्वास आता कहां से है कि तुम खुद की तुलना उससे कर सको? तुम? साहिल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अवनी उसके मुंह पर ऐसी बात कहेगी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ठीक उसी पल अंधेरे में खड़ा वो शख्स जो किसी खुखार शिकारी की तरह हमला करने को तैयार था, अचानक शांत हो गया। विक्रम ने चौंक कर अवनी की तरफ देखा। अवनी आज इतनी अलग क्यों बर्ताव कर रही है? क्या उसे साहिल से प्यार नहीं था? उसे तो खुशी खुशी भाग जाना चाहिए था। क्या वो कोई नया खेल खेल रही है? इस बार साहिल वाकई गुस्से में था। उसने चेतावनी देते हुए कहा, अवनी, ये बचपना बंद करो। आर्यन एक दरिंदा है, एक खूंखार और हिंसक इंसान। क्या तुम्हें पता भी है कि उसके हाथों कितने लोग मारे गए हैं? ऐसे इंसान के साथ रहना, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? साहिल की इस खौफनाक चेतावनी को सुनकर अवनी ने एक लंबी अंगड़ाई ली। उसने तिरछी नजरों से साहिल को देखा और बड़े ही बेपरवाह अंदाज में कहा, तो क्या हुआ?
अगर आर्यन जैसे हैंडसम इंसान के हाथों मौत भी मिले तो वो मौत भी हसीन होगी। उसकी कैद में मरना भी मुझे मंजूर है, कम से कम मरने के बाद मेरी रूह तो खुश रहेगी। अध्याय 5 अनोखी पसंद। अंधेरे में छिपा विक्रम दंग रह गया। गुलाब का फूल? हे भगवान, यह लड़की आज किस मिट्टी की बनी है? क्या इस पर किसी ने जादू कर दिया है? वो सोच में पड़ गया कि अवनी ने उनके खूंखार मालिक की तुलना एक नाजुक फूल से कैसे कर दी। इसमें कोई शक नहीं था कि आर्यन बेहद हैंडसम था, लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते थे उन्हें पता था कि उसकी खूबसूरती के पीछे एक ज्वालामुखी छिपा है। विक्रम ने दबे पांव अपने मालिक की ओर देखा, पर आर्यन की गहरी आंखों से उसके मन का हाल पढ़ पाना नामुमकिन था। क्या वो गुस्से में था या कुछ और? उधर साहिल के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपनी नफरत और कड़वाहट से भरी नजरों से अवनी को देखा और अपनी आखिरी कोशिश करते हुए चेतावनी दी। ठीक है अवनी, अगर तुम होश में नहीं आना चाहती तो ठीक है, लेकिन याद रखना, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम पछताओगी तब मेरे पास मत आना। मैंने अपनी तरफ से तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की। साहिल गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अवनी ने राहत की सांस ली। पिछली जिंदगी में इस वक्त तक उसने आर्यन के कहर का सामना करना शुरू कर दिया होता, लेकिन इस बार उसने पासा पलट दिया था। साहिल जा चुका था और आर्यन की मौजूदगी का वो भारी एहसास भी अब कम हो गया था। क्या मैं बच गई? अवनी जानती थी कि आर्यन का मिजाज पल भर में बदल जाता है, इसलिए उसने अपनी सावधानी कम नहीं की। खुद को शांत कर अवनी वापस बंगले के अंदर गई। जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा, एक भारी और रूह तक पहुंचने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी। यहां आओ। आर्यन सोफे पर बैठा था, उसकी नजरें किसी जाल की तरह अवनी पर टिकी थीं। अवनी वहीं ठिठक गई। पुनर्जन्म के बावजूद उस आदमी का खौफ उसकी हड्डियों तक में समाया हुआ था, लेकिन अगर उसे अपनी तकदीर बदलनी थी तो इस डर को जीतना ही होगा। उसने अपनी हथेलियों को कसकर भींचा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो करीब पहुंची, पलक झपकते ही आर्यन ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके होठों पर आर्यन की पकड़ मजबूत हो गई। उसके ठंडे होंठ अवनी पर अपना हक जता रहे थे। अवनी बिल्कुल शांत रही। उसने खुद को हिलने तक नहीं दिया ताकि वो उसे और ज्यादा नाराज न कर दे। उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, आज मैंने जो लिपस्टिक लगाई है वो कितनी गहरी और भद्दी है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई जहर पी लिया हो। क्या इसे देखकर आर्यन को घिन नहीं आती? वो मुझे इतने जुनून के साथ कैसे चूम सकता है? अवनी जब 18 साल की थी तब वो आर्यन से मिली थी। पिछले 2 सालों में उसने खुद को कुरूप बनाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया ताकि आर्यन उससे नफरत करने लगे। अगर उसे पता होता कि आर्यन को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो खुद को इतना टॉर्चर कभी नहीं करती। तभी उसे एहसास हुआ कि वो आर्यन की बाहों में बैठकर दिन में सपने देख रही है। अचानक अवनी को अपनी गर्दन पर एक भारीपन महसूस हुआ। आर्यन ने उसे किसी तकिए की तरह गले लगाया हुआ था और अपना सिर उसकी गर्दन पर टिका दिया था। उसकी सांसें अब धीमी और स्थिर हो गई थीं। वो सो गया? ये कैसे हो सकता है? अवनी करीब आधे घंटे तक बिना हिले डुले वहीं बैठी रही। उसने दबे पांव फुसफुसाते हुए पूछा, आर्यन? कोई जवाब नहीं आया। वो सच में सो चुका था। पास ही गेट पर खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने कोई चमत्कार देख लिया हो। अवनी भी हैरान थी। उसे अच्छी तरह याद था कि आर्यन को भयंकर अनिद्रा इंसोम्निया की बीमारी थी। उस पर दवाइयां भी बेअसर थीं। उसे सुलाने के लिए बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों को हिप्नोटिज्म, सम्मोहन का सहारा लेना पड़ता था। उसकी मानसिक दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उसे सम्मोहित करना लगभग नामुमकिन था। खासकर जब उसका मूड खराब हो तब तो कोई भी डॉक्टर काम नहीं आता था। आर्यन के परिवार ने दुनिया भर के नामी डॉक्टर लगा दिए थे, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं मिला था। 6 खुद की पहचान। अवनी ने जब विक्रम के चेहरे पर वो हैरानी देखी तो उसने कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन विक्रम ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसने हाथ जोड़कर अवनी से विनती की और बिना आवाज किए धीरे से कहा, मालिक पिछले 3 दिनों से एक पल के लिए भी नहीं सोए हैं। 3 दिनों से नहीं सोए? अवनी दंग रह गई। क्या ये उसके भागने की कोशिशों की वजह से था? पिछले 2 सालों में उसने भागने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। इस बार तो वो आजादी के लगभग करीब पहुंच ही गई थी, बस थोड़ा सा और वो उस विदेशी जहाज पर सवार हो गई होती। लेकिन इसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पहले आर्यन ने उसे जबरदस्ती अपने पास तो रखा था, लेकिन कभी उसे छुआ नहीं था। पहली बार उसने 3 दिन पहले ही अपनी सीमा पार की थी। यही वजह थी कि अवनी को लगता था कि उसका बदसूरत हुलिया काम कर रहा है और आर्यन उससे दूर रहता है।
अभी विक्रम ने चैन की सांस ली ही थी कि अचानक लिविंग रूम के सन्नाटे को चीरती हुई फोन की एक जोरदार घंटी बजी। विक्रम के हाथ पांव फूल गए। डर के मारे फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने झपटकर उसे साइलेंट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो राक्षस जाग चुका था। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जिनमें इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों से निकलते गुस्से के अंगारों ने विक्रम का खून सुखा दिया। अवनी भी बुरी तरह घबरा गई। वो जानती थी कि आर्यन की नींद अगर खराब हो जाए तो उसका गुस्सा प्रलय ला सकता था। घबराहट में अवनी ने अपने हाथ बढ़ाए। उसने एक हाथ से आर्यन की आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाने लगी। सब ठीक है, सो जाओ। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड बीते। आर्यन टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर बाद अवनी ने धीरे से अपनी हथेली उसकी आंखों से हटाई। आर्यन ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली थीं और वो फिर से गहरी नींद में डूब चुका था। विक्रम की जान में जान आई। वो तो डर के मारे गिरने ही वाला था। उसने अवनी की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई मसीहा हो। अवनी पूरी रात उसी स्थिति में बैठी रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई और जब उसकी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो मास्टर बेडरूम के बड़े से बिस्तर पर लेटी थी और कमरे में आर्यन का कहीं पता नहीं था। अवनी ने अपनी आंखें मली और उठकर बैठ गईं। उसकी आंखों को मलते ही उसके हाथ पर आईलाइनर, नकली पलकें और चमकीला आईशैडो लग गया। हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है और ये भी जानती है कि मेकअप लगाकर सोने से त्वचा खराब हो जाती है। लेकिन पिछले 2 सालों में उसने कभी भी सोने से पहले मेकअप उतारने की हिम्मत नहीं की थी। पर अब जब वो जानती थी कि ये बदसूरत नाटक आर्यन पर कोई असर नहीं कर रहा, तो वो थोड़ा आजाद महसूस कर रही थी। अब वह फिर से अवनी बन सकती थी, अपनी असली पहचान के साथ। जब वो 18 साल की थी, तब से उसने बिना मेकअप के अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया था। वो तो लगभग भूल ही चुकी थी कि वो असल में कैसी दिखती है। सबसे पहले तो उसे अपने शरीर पर बने उन भयानक टैटू को हटाना था। शुक्र था कि उसे दर्द से बहुत डर लगता था, इसलिए उसने शालिनी की बात मानकर परमानेंट टैटू नहीं बनवाए थे। उसके शरीर पर बने ये निशान साबुन और पानी से साफ किए जा सकते थे। अवनी ने इधर उधर तलाशा और आखिरकार उसे सामानों के बीच साबुन का एक डिब्बा मिल गया। वो साबुन, मेकअप रिमूवर और फेशियल मास्क लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। उसने सबसे पहले अपने कान के भारी झुमके उतारे और फिर गले से वो अजीब सी भारी चेन निकाली। इसके बाद उसने अपना सारा मेकअप साफ किया। अंत में उसने टब में साबुन का घोल बनाया और खुद को उसमें भिगो दिया ताकि वो सारे नकली निशान मिटा सके। कल रात क्या किया? साबुन के असर से अवनी के शरीर पर बने हुए डरावने टैटू धीरे धीरे घुलने लगे। अवनी ने खुद को गुनगुने पानी में डुबो लिया, चेहरे पर एक फेस मास्क लगाया और कुछ देर के लिए आंखें मूंद लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो टब का पानी काला और मटमैला हो चुका था, लेकिन उसका शरीर उन बनावटी टैटू के हटते ही अपनी असली चमक बिखेर रहा था। शुक्र था कि जो अस्थायी टैटू उसने लगवाए थे उन्होंने उसकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसके शरीर पर कमर के पास एक लाल चांद के आकार के जन्मजात निशान को छोड़कर उसका पूरा शरीर किसी कीमती संगमरमर की तरह बेदाग था। वो चांदनी में चमकती बर्फ की तरह सफेद और कोमल दिख रही थी। पिछली जिंदगी में उसने भावनाओं में बहकर परमानेंट टैटू बनवा लिए थे जो पूरे 7 साल तक उसके शरीर पर रहे। उन 7 सालों में उसे पता ही नहीं चला कि उसकी असली त्वचा कैसी दिखती है। आज अपनी असली रंगत देखकर वो खुद हैरान थी। अभी वो सिर्फ 20 साल की थी, वो उम्र जब एक लड़की का निखार अपने चरम पर होता है। चेहरे से मास्क हटाने के बाद अवनी ने टब का गंदा पानी निकाला और खुद को साफ पानी से दोबारा धोया। फिर उसने एक बाथरोब पहना और आईने के सामने जाकर बैठ गई। आईने में जो लड़की दिख रही थी उसकी भौहें घनी, नाक तीखी और होठों की रंगत मार्च के महीने में खिले गुलाब की पंखुड़ियों जैसी थी। लेकिन सबसे जादुई उसकी आंखें थीं, जो किसी गहरी झील की तरह शांत और सितारों की तरह चमकदार थीं। लंबे समय तक भारी मेकअप इस्तेमाल करने की वजह से उसकी त्वचा थोड़ी बेजान हो गई थी, लेकिन उस फेस मास्क ने उसे फिलहाल एक नई ताजगी दे दी थी। अवनी जानती थी कि यह चमक अस्थायी है। त्वचा को पूरी तरह ठीक होने के लिए अभी और देखभाल की जरूरत थी। उसके बालों का वो अजीबोगरीब हेयरस्टाइल भी धोने के बाद अपनी असली हालत में आ गया था। कमर तक लंबे उसके काले बाल रेशम की तरह कंधे पर बिखरे हुए थे। पिछली जिंदगी में उसने अपने इन कीमती बालों को गुस्से में काट दिया था, लेकिन आज उन्हें वापस पाकर अवनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने धीरे धीरे लकड़ी की कंघी से अपने बालों को संवारा। बाल सुखाने के बाद अवनी ने जब अपनी अलमारी में रखे उन अतरंगी कपड़ों को देखा तो वो फिर से परेशान हो गई। छोड़ो, मैं तीसरी मंजिल वाले वार्डरोब रूम में जाकर कुछ नया ढूंढती हूं। जब दोबारा जिंदगी मिली ही है तो मैं खुद को इन गंदे कपड़ों में क्यों तपाऊं? तीसरी मंजिल पर एक विशाल वार्डरोब रूम था।
वहां आर्यन ने अवनी के लिए दुनिया के बेहतरीन कपड़े, गहने और सैंडल्स का ढेर लगा रखा था। हालांकि अवनी ने 7 सालों तक इन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन आर्यन हर साल वहां नए फैशन के कपड़े रखवा देता था। नीचे की मंजिल पर डाइनिंग टेबल पर आर्यन बड़े इत्मीनान से अपनी कॉफी पी रहा था। नींद की कमी की वजह से उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, लेकिन फिर भी उसका चेहरा किसी जादुई आकर्षण से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई रहस्यमयी राजकुमार हो। अरे भाई, गरम है, गरम है। नकुल जो सामने बैठा था, आर्यन को देखकर इतना हैरान हुआ कि उसने गरम कॉफी अपने ऊपर गिरा ली। आर्यन ने तिरछी नजरों से अपने उस दोस्त को देखा जो फटी आंखों से उसे घूर रहा था। नकुल को लगा कि ये बंदा अगर गुस्सा भी करे तब भी बहुत हैंडसम दिखता है। नकुल ने कॉफी का कप मेज पर पटका और चिल्लाया, कसम से आर्यन, सच सच बता, कल रात तूने ऐसा क्या किया है? क्या तूने रात भर कोई साधना की है या कोई जड़ी बूटी खाई है? तेरा चेहरा इतना चमक क्यों रहा है? 8 मेरा खाया क्या? आर्यन आज काफी शांत और अच्छे मूड में लग रहा था, क्योंकि नकुल की बातों पर उसने कोई कड़ा जवाब नहीं दिया। नकुल ने अपने भाई जैसे दोस्त को बड़ी ही अजीब नजरों से देखा। उसके चेहरे पर आर्यन के प्रति हमदर्दी और थोड़ा गुस्सा भी था। उसने झुंझलाते हुए कहा, भाई आर्यन, तेरे पास पैसा है, पावर है, पर्सनैलिटी है और लुक्स तो कमाल के हैं ही। तू चाहे तो दुनिया की कोई भी लड़की तेरे कदमों में हो सकती है। फिर तूने खुद को उस मुसीबत के लिए क्यों रोक रखा है? अवनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि तभी उसके कानों में नकुल की ये बातें पड़ीं। उसे लगा कि ये बातें कितनी जानी पहचानी हैं। देख, अगर तुझे कुछ नया ट्राई करना था तो बात अलग थी, पर 2 साल बीत गए यार। अब तेरा भाई होने के नाते मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नकुल अभी अपनी ही धुन में बड़बड़ा रहा था कि तभी आर्यन ने, जो अब तक बिल्कुल बेपरवाह दिख रहा था, अचानक अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसकी नजरें ऊपर सीढ़ियों की तरफ टिक गईं। नकुल ने भी अनजाने में आर्यन की नजरों का पीछा किया और ऊपर देखा। देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊपर एक लड़की खड़ी थी, दूध जैसी सफेद ड्रेस में लिपटी हुई, एक छरहरी काया। उसके कमर तक लंबे रेशमी बाल, कातिल निगाहें और गुलाबी होंठ। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे वो इस दुनिया की हो ही न। उसकी चमक के सामने आर्यन जैसा प्रभावशाली इंसान भी एक पल के लिए फीका लगने लगा था। अवनी जब तक डाइनिंग टेबल के करीब पहुंची, नकुल तब तक पत्थर बना उसे घूरता रहा। अवनी ने टेबल की तरफ देखा। अक्सर वो आर्यन से जितनी दूर हो सके उतनी दूर बैठती थी, लेकिन इस बार उसने समझदारी दिखाई और आर्यन के ठीक बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। उस लड़की को अपने बगल में बैठते देख आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जितना कम बोलूंगी उतनी कम गलतियां होंगी, इसी सिद्धांत पर चलते हुए अवनी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। सुबह सोकर उठने के बाद से ही उसे सबकी हैरत भरी निगाहें मिल रही थीं। अपने असली रूप में वापस आने के बाद वो खुद भी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि आर्यन क्या सोच रहा होगा। खैर, जब उसे अवनी के उस डरावने रूप से कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब सज धज कर खुद को अच्छा महसूस कराने में क्या बुराई थी। अवनी ने चैन से दलिया खाना शुरू किया ही था कि अचानक आर्यन की एक लंबी उंगली उसके चेहरे की तरफ बढ़ी। अवनी का पूरा शरीर डर के मारे पत्थर जैसा सख्त हो गया, लेकिन आर्यन की उंगली ने सिर्फ उसके बालों की एक लट को, जो दलिया में गिरने ही वाली थी, धीरे से उसके कान के पीछे कर दिया। अब आर्यन आराम से कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। बाल ठीक करने के बाद उसने अपना हाथ हटाया, लेकिन उसकी नजरें अवनी के चेहरे पर ही जमी रहीं। वो बड़ी गहराई और खामोश जुनून के साथ अवनी की त्वचा के एक एक इंच और उसके चेहरे के भावों को परख रहा था। अवनी ने राहत की सांस ली और अपने बालों को हाथ से पकड़ लिया ताकि वे दोबारा न गिरें। तभी नकुल होश में आया और उत्साह से चिल्लाया, भाई आर्यन, मान गए। आखिरकार तूने सही फैसला ले ही लिया। तुझे बहुत पहले ही ऐसी कोई लड़की ढूंढ लेनी चाहिए थी। तूने उस बेकार सी लड़की को खुद पर हावी क्यों होने दिया? अवनी मन ही मन बुदबुदाई, हावी होने दिया। नकुल आगे बोला, वैसे वो बदसूरत लड़की कहाँ गई? तूने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया क्या? अवनी के चेहरे की नसें तन गईं। बदसूरत लड़की? नकुल बोलता ही गया। माना कि वो अवनी 2 साल पहले जब आई थी तो इतनी बुरी नहीं दिखती थी, लेकिन भाई वो कितनी मोटी थी। कम से कम 70-75 किलो की तो रही होगी। अवनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बकवास, मैं सिर्फ 63 किलो की थी। माना कि किशोरावस्था में मुझे खाने का बहुत शौक था और वजन थोड़ा बढ़ गया था, पर मैं कभी 75 की नहीं हुई, समझे? नकुल फिर बोला, भाई मुझे समझ नहीं आता कि तुझे उस मोटी लड़की में दिखा क्या था? तुझे उससे प्यार कैसे हो गया? अवनी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। दुनिया की कोई भी महिला खुद को मोटी कहे जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। खटाक।
अवनी ने अचानक अपने हाथ के चम्मच टेबल पर पटक दिए और उसकी आंखों से नकुल की तरफ गुस्से के अंगारे निकलने लगे। नकुल, अगर मैं 75 किलो की थी भी तो तुम्हें क्या? अगर मैं मोटी थी तो क्या हुआ? मैंने क्या तुम्हारे हिस्से की रोटियां तोड़कर खाई थीं जो तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है? तुम तो पागल हो। अवनी की वही जानी पहचानी आवाज सुनकर नकुल के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और पीछे की ओर गिरते गिरते बचा। बाप रे! अवनी, तुम? अवनी, यह कैसे हो सकता है? क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है? नकुल का मुंह खुला का खुला रह गया, पर अगले ही पल उसने सोचा कि यह मुमकिन नहीं है। इतनी जल्दी सर्जरी कैसे हो सकती है? अभी कुछ दिन पहले जब उसने अवनी को देखा था तब तो वो किसी डरावनी फिल्म की चुड़ैल जैसी लग रही थी। अवनी गुस्से में फट पड़ी। सर्जरी होगी तुम्हारे खानदान में? मैं हमेशा से ऐसी ही दिखती हूं, और जरा साफ साफ बताओ, तुम्हें मैं मोटी कहां से लगती हूं? आर्यन के शांत चेहरे पर एक हल्की सी हलचल हुई। अवनी की आंखों में उसे वही पुरानी आग दिखाई दी। कितना वक्त बीत गया था उसे इतना जोश में देखे हुए। अवनी जब गुस्से में नकुल को डांट रही थी तभी उसे महसूस हुआ कि किसी की ठंडी हथेली उसके सिर को सहला रही है, जैसे कोई शिकारी किसी जंगली बिल्ली को शांत कर रहा हो। उसी पल एक गहरी और धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम मोटी नहीं हो। अवनी ठिठक गई और उसने आर्यन की ओर देखा। क्या मेरा दिमाग फिर गया है? मुझे आर्यन की आवाज इतनी कोमल और सुरीली क्यों लग रही है? अवनी ने तुरंत अपने ख्यालों को झकझोरा और उसे एहसास हुआ कि वो नकुल पर जरूरत से ज्यादा चिल्ला रही थी। अब तो मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हूं, उसने शर्माते हुए धीरे से कहा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पहले भी मोटी नहीं थी। नकुल ने बीच में टोकते हुए बड़े गंभीर स्वर में कहा, भाई आर्यन, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर दोबारा बोलो ये बात। अवनी ने गुस्से में अपने दांत पीसे। आर्यन ने धीरे से नकुल की ओर गर्दन घुमाई और कहा, नकुल, पूरब वाली जमीन का जो हिस्सा था वो मैंने ऋषभ को देने का फैसला कर लिया है। नकुल का तो जैसे दिल ही बैठ गया। क्या? भाई, मजाक मत कर। तूने तो मुझसे वादा किया था कि वो जमीन मुझे मिलेगी। क्या तूने ऋषभ को जमीन दे दी है या अभी इसी एक सेकंड में ये फैसला लिया है? आर्यन ने सपाट स्वर में कहा, अभी इसी सेकंड फैसला लिया है। नकुल, धत्त तेरे की, सिर्फ इसलिए कि मैंने अवनी को मोटा कह दिया? तुम तो बिल्कुल पागल हो, नकुल ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। आर्यन ने न केवल इस बात का बुरा नहीं माना बल्कि वो इस पागलपन का लुत्फ उठाता दिखा। उसने बिना किसी भाव के कहा, तुम यहां बेकार की भीड़ बढ़ा रहे हो, अब तुम जा सकते हो। नकुल का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसका भाई न केवल पागल हो गया है बल्कि अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपने यार को ही दूध से मक्खी की तरह निकाल रहा है। वो मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ वहां से भाग गया। नकुल के जाते ही डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। जब तक नकुल था, अवनी थोड़ा सहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसके जाते ही माहौल में आर्यन का भारी एहसास फिर से हावी होने लगा। और खाओ। आर्यन ने उसके पसंदीदा नाश्ते की दुकान से मंगाया हुआ एक गर्मा गर्म मोमो उसकी प्लेट में रख दिया। अवनी के मन में सवालों का बवंडर चल रहा था। सुबह से अब तक आर्यन ने उसके बदले हुए रूप पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी। नकुल की तरह चौंकना ही तो सामान्य बात थी, है ना? अवनी से अब और रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, आर्यन, क्या तुम्हें आज मुझमें कुछ अलग नहीं लग रहा? आर्यन ने उसकी प्लेट में एक और डिश रखते हुए शांति से पूछा, क्या? अवनी, मेरे लुक्स, मेरा चेहरा। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या फर्क है? अवनी सन्न रह गई। क्या यह आदमी अंधा है? अवनी के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अवनी की ठुड्डी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसके होठों को सहलाते हुए अपनी गहरी रोमांटिक आवाज में कहा, तुम पहले भी उतनी ही लजीज लगती थी और अब भी वैसी ही हो। अवनी, लजीज? क्या इसे मेरा वो डरावना मेकअप वाला रूप भी लजीज लगता था और उस रूप में और इस असली रूप में इसे कोई अंतर नहीं दिख रहा? आर्यन की इस अजीब और विचित्र पसंद को जानकर अवनी पूरी तरह सदमे में थी। अध्याय 10, पुरानी कड़वाहट और नई शुरुआत। तो इसका मतलब ये था कि उसने पिछले इतने साल खुद को जो टॉर्चर दिया वो सब बेकार था। अवनी को लगा जैसे वो अपना सिर दीवार पर मार ले। शुक्र था कि उसे इस बात का एहसास समय रहते हो गया, वरना वो अपनी पूरी जिंदगी उसी डरावने हुलिये में बिता देती। उसने मन ही मन ठान लिया, आज से मैं खुद को जितना हो सके उतना खूबसूरत बनाऊंगी ताकि पिछली जिंदगी की उस बदसूरती की भरपाई कर सकूं। क्यों? कोई परेशानी है? आर्यन ने उसकी खामोशी देखकर पूछा। नहीं, कुछ नहीं, अवनी ने अपनी हताशा छुपाते हुए जवाब दिया। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। अवनी ने उसे थोड़ी हैरानी और डर के साथ देखा।
आर्यन के चेहरे पर वो चमक, उसमें कोई हिंसा, कोई नफरत या रूखापन नहीं था। वह सच में मुस्कुरा रहा था। अवनी को अब समझ आया कि आज आर्यन का मूड इतना अच्छा क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि कल रात उसे बरसों बाद एक सुकून भरी नींद मिली थी। असल में आर्यन का चिड़चिड़ापन और उसका गुस्सा उसकी नींद न आने की बीमारी से जुड़ा था। आखिर कोई भी इंसान लंबे समय तक बिना सोए अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? अवनी के दिमाग में एक विचार आया। आर्यन आज अच्छे मूड में है, क्या मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपनी बात कहनी चाहिए? जब वो नीचे आ रही थी तब उसके फोन पर क्लास मॉनिटर का मैसेज आया था, जिसमें उसे तुरंत कॉलेज आने के लिए कहा गया था। अगर वो अब और कॉलेज से गायब रहती तो उसे निकाला भी जा सकता था। अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो पहले ही 2 साल पीछे चल रही थी और फाइनल ईयर तक आते आते वो 20 साल की हो चुकी थी। पिछली जिंदगी में उसे सिर्फ एक ही धुन सवार थी, साहिल। आर्यन से मिलने से पहले वो साहिल की दीवानी थी और आर्यन के पास आने के बाद उसका हर पल साहिल के पास वापस भागने की योजना बनाने में बीतता था। पढ़ाई लिखाई में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उसने पढ़ाई छोड़ दी, बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिए और अपना पूरा करियर बर्बाद कर लिया। लेकिन इस बार वो खुद को दोबारा तबाह होने नहीं देगी। इस बार हालांकि उसे भागने की कोशिश के लिए घर में नजरबंद ग्राउंडेड किया गया था, लेकिन कम से कम वो साहिल के साथ भागते हुए पकड़ी नहीं गई थी। इसका मतलब था कि आर्यन के साथ उसके रिश्तों में अभी भी सुधार की गुंजाइश थी। अवनी ने एक लंबी सांस ली और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं कल से कॉलेज जा सकती हूं? जैसे ही अवनी की आवाज थमी, पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन का चेहरा फिर से पत्थर जैसा सख्त और बेरुखा हो गया। अवनी को अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगीं। क्या अब भी मुझे कॉलेज जाने की इजाजत नहीं मिलेगी? हालांकि उसे उम्मीद थी कि ये इतना आसान नहीं होगा, फिर भी उसे निराशा हुई। उसने अपना सिर झुका लिया और अपनी प्लेट में रखे पसंदीदा बन को बेमन से देखने लगी। उसने धीरे से बुदबुदाया, अगर मुमकिन नहीं है तो रहने दो, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। लेकिन अवनी के चुप हो जाने के बाद भी आर्यन का चेहरा शांत नहीं हुआ, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्से में दिखने लगा। अवनी नहीं चाहती थी कि अभी अभी सुधरे हुए रिश्ते फिर से बिगड़ें, इसलिए उसने तुरंत कहा, आर्यन, मैं सच कह रही हूं, मैं सिर्फ पूछ रही थी। मैं अब कॉलेज जाने की जिद नहीं करूंगी। आर्यन खामोश रहा। वो अवनी की आंखों में छाई उदासी और उसके चेहरे पर फैली घबराहट को देख रहा था। अवनी के चेहरे के इन भावों ने उसे उसकी पुरानी यादों की तरफ धकेल दिया, जिससे उसके भीतर का गुस्सा और बेकाबू होने लगा। अवनी ने मन ही मन सोचा, इस आदमी को समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जब मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो फिर अब वो ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मेरा खून कर देगा? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अवनी और आर्यन की जिंदगी का ये नया मोड़ आपको कैसा लगा? क्या अवनी अपने सपनों को पूरा कर पाएगी या आर्यन की सनक उसे फिर से रोक देगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो पर आपका प्यार और अच्छे कमेंट्स आए तो मैं कल ही आपके लिए चैप्टर 11 से 20 तक लेकर आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का भी। अलविदा, शब्बा खैर, बाय बाय।